नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश काडर के, जो पेशे से चिकित्सक भी रहे आरंभ में, और मेडिकल की पढ़ाई मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज से पूरी करने के बाद आते वो महाराष्ट्र के जलगांव से हैं, लेकिन अब आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ही अब उनकी कर्मभूमि है। तो मुलाकात करिए। आज हमारे साथ हैं सौरभ सोनवणे जी। बहुत स्वागत करता हूं सौरभ जी। थैंक यू सो मच। सर, पहले हम आपके पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। जलगांव एक बड़ा प्यारा सा शहर है महाराष्ट्र का, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से लगता है। उसकी सीमाएं खंडवा से आगे जलगांव रेलवे ट्रैक पर भी है, और शिरडी की यात्रा जो लोग भी रेलवे के माध्यम से करते हैं वो जलगांव से बहुत सुपरिचित हैं। कैसे याद करते हैं आप अपने बचपन को, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, पिताजी माताजी, थोड़ा सा हमको बताइए। मेरा जो जलगांव का पूरा ये रहा है, उस मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेडिकल ऑफिसर के रूप में उन्होंने काम किया है, और मेरी मदर जो है वो एक योगा टीचर है। तो वहाँ जलगांव हेडक्वार्टर से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है एक शेंदुर्णी करके। तो वहाँ मेरे पिताजी पदस्थ थे, तो वहीं पर मेरा बचपन पूरा वहीं पर गुजरा है। वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जो था वही मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद मैंने 8वीं कक्षा के बाद मैं जलगांव में फिर आया, और तब मैंने 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जलगांव में की थी। और 12वीं के बाद जब हमारा स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद मैं मुंबई में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में रहा जी 5 साल तक। जी। तो ये ओवरऑल मेरा बैकग्राउंड है। मेरे एक बड़े ब्रदर भी है जो अभी इंजीनियर है, अहमदाबाद में पदस्थ है। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक विलेज बैकग्राउंड, थोड़ा सा एक्सपोजर होने की वजह से कुछ जो रियलिटीज़ होती है रूरल लाइफ की या हार्डशिप्स की, वो बचपन से थी। दूसरा, एक गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपोजर, चूँकि मेरे फादर ही गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मेरा पहले से ही रहा है। मतलब मैंने एक एरा ऐसा देखा है कि जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग नहीं आते थे, तब वो उनका बैग लेके हर विलेज में जाना, सबको चेक करना, और उनको एक विश्वास दिलाना सिस्टम के प्रति। और वो मैंने ट्रांजिशन बचपन से देखा कि लोगों का बिल्कुल विश्वास ना होने से लेकर इतना विश्वास होना कि एक फैमिली मेम्बर के रूप में किसी अधिकारी को मानना। तो ये मोटिवेशन मैंने मेरे बचपन से देखा था, मेरे फादर के प्रति ही मुझे ये दिखाई दिया। दूसरा, मेरे मदर का रोल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो, मेरे जो नाना जी है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे। उनकी पोस्टिंग काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर रही थी। वहाँ से लेकर एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाना, और ख़ुद मेरी मदर भी एमकॉम है, तो उन्होंने काफ़ी बचपन से ही हमें पढ़ाई के इसमें रखा। कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि ये मत करो वो मत करो। इनफैक्ट कुछ चीज़ें दी ही थी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज होते थे तो हम घर के बाहर बैठ के कैपिटल्स के नाम गिनना, ये करना। तो ये बचपन से कुछ कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ें और कुछ चीज़ें, इसमें मदर का काफ़ी अच्छा हमारे रोल रहा। तो इसलिए मुझे लगता है मदर और फादर हमारे जो है, मम्मी पापा, इनके वजह से एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होनी थी बचपन से वो ठीक रही। किस तरह से मेडिकल का इंक्लिनेशन, तो हम समझ सकते हैं कि पिताजी को देखकर आपके मन में ये रुझान आया कि मेडिकल में जाना है। घर में और क्या, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ सौरभ जी कि हम लोग उस एज में आके डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, या पढ़ाई या दबाव का सामना नहीं कर पाते हैं, और सक्सेस अगर अर्ली मिल जाती है किसी भी तरह की हो तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते। इसमें पेरेंटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं उसके पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस ओवरऑल चीज़ का एक्सप्लोर, जैसे मैं एक विलेज बैकग्राउंड से डिस्ट्रिक्ट प्लेस में गया, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि आपके साथ जो लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी आपसे ऊपर इसमें रखते हैं, उनको अभी तक पूरा गाइडेंस मिला हुआ है, इंग्लिश आपसे अच्छी बोल लेते हैं। तो ये पार्ट था ज़रूर, बट मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे स्कूलिंग ईयर्स में रहा है वो था एनसीसी के, जो मेरा पार्टिसिपेशन था।
तो मैं 8वीं 9वीं में भी एनसीसी में था, 11 12 में भी एनसीसी में था, और बाद में भी मैंने सी सर्टिफिकेट एनसीसी से किया। 11वीं के दौरान मैं रिपब्लिक डे परेड में मैंने पार्टिसिपेट किया था 2007 में, नेशनल दिल्ली में जो था। तो मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था दिल्ली में, और राजपथ में भी मैं एनसीसी की तरफ से था। तो मुझे लगता है वो एक्सपोजर मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया, क्योंकि इसके पहले इतना छोटी एज में, कम उम्र में इस तरह का एक्सपोजर होना, और वो भी इतनी हार्डशिप्स में, मतलब वो सिलेक्शन आसान नहीं था। घर से आपको दूर रहना, पूरे 11वीं का मेरा साल जो था वो पूरे कैंप्स में गया। तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट था। मेरी पढ़ाई ठीक थी, तो टीचर्स काफ़ी उसके अगेंस्ट थे कि ये अगर वहाँ जाएगा तो इसका बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा, इसमें हम श्योरिटी नहीं ले पाएंगे। तब पेरेंट्स ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया था। इनफैक्ट मैंने भी उनको उतने कॉन्फिडेंस से बताया था कि मैं ये कर लूँगा और मैं बाद में आके पढ़ाई भी कर सकता हूँ। कितने दिन लगे आपको इस पूरी रिहर्सल और दिल्ली में रहने के ये दौरान? पूरी साल भर की प्रोसेस थी। 9 कैंप्स टोटल थे, जो जुलाई से शुरू होकर फरवरी के फर्स्ट हाफ तक पूरा चलता है, राजपथ एंड होने के बाद भी, मतलब 26 जनवरी के बाद भी। कुल कितना समय देना पड़ता है, कितना वो दिन? पूरे टाइम हमारा कैंप्स ही चलते थे। मतलब एक कैंप होता था, उसके लास्ट में सिलेक्शंस होते थे। एक बटालियन लेवल पे होगा, फिर ग्रुप लेवल, मेरा अमरावती ग्रुप था, फिर ग्रुप लेवल के बाद उसके ट्रेनिंग कैंप्स होते थे 3, उसके हर कैंप के लास्ट में सिलेक्शंस होते थे। मतलब फिर एक तरह से पूरा सेशन ही आपका डिस्टर्ब सेशन, होगा उसमें। हाँ, तो पूरा डिस्टर्ब होना था, वो पता था। पर रुचि इतनी थी उसमें कि उसमें कुछ करना है। मेरे बड़े भैया जब थे एनसीसी में, तब से ही मैंने उस एनसीसी को बहुत फॉलो किया था। और तब जाके दिल्ली में गया, तब हार्ड चीज़ बड़ी थी। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स भी थे वो आर्मी के हुआ करते थे। कुछ ऐसे थे कि जो कारगिल वॉर में लड़के आए थे, वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, जो हमारे ऑफिसर्स थे। तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन था कि इस तरह का डेडिकेशन और एक देश के प्रति समर्पण, ये चीज़ें तब से थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छा रहा। तब कुछ समय तो ऐसा भी लगता था, इतनी ज़्यादा ठंड में पनिशमेंट्स भी मिलती थी, सब चीज़ें होती थी कि ये छोड़ के आ जाए। बट फिर बाद में ऐसा होता था कि नहीं, उसमें अगर सस्टेन कर गए। उसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हमने महाराष्ट्र ने उस साल प्राइम मिनिस्टर्स बैनर, एक कॉम्पिटिशन्स होती है, वो प्राइम मिनिस्टर बैनर जीता था। तो उसके बाद हम जब वापस, उस टीम का हिस्सा मैं रहे? उस टीम का हिस्सा क्या था। बात। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो इतने ज़ोरों शोरों से हमें इतना स्वागत हुआ, सब हुआ। वहाँ जब हम दिल्ली में थे तब हम राष्ट्रपति जी से मिले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तब प्राइम मिनिस्टर थे। वो सभी तीनों सेनाओं के जो चीफ्स थे, उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। तो यंग एज में ये एक्सपोजर मिलना, तो वो अपने आप, वो क्या होता है कि एक सक्सेस तब मिल जाने के बाद बाकी ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि हम कुछ दूसरा अचीव कर रहे हैं। तो एक पार्ट मेरे लिए तो वो रहा था। दूसरा उसमें से लर्निंग ये थी कि हार्डशिप्स हमेशा रहेंगी, पर उसमें अगर सस्टेन कर जाएंगे तो जो सक्सेस होता है उसका एक कुछ मज़ा अलग होता है। क्या बात है, बहुत तो ये दोनों चीज़ें मुझे तब से सीखने को मिली। तो एक और हार्ड वर्क करने में कोई मुझे कभी उसके बाद लगा नहीं कि कोई हार्ड वर्क नाम की चीज़ होती, क्योंकि एक्सट्रीम मैं देख चुका था तब तक। तब आने के बाद मैंने फिर मेडिकल के लिए पढ़ाई, मुझे एनडीए करना था, पर मेरा स्टेट बोर्ड था, 1 साल गया था, इसलिए नॉर्मली मेरा कई बार झुकाव फिर मेडिकल की ओर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ, जब सब लोग निगेट कर रहे थे कि 1 साल जाने के बाद कौन क्या कर सकता है। तो 12th में आकर मैंने पढ़ाई करी और उसी साल मैंने एंट्रेंस ली और क्रैक भी करी एग्जामिनेशन। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर माय टीचर्स ऑल्सो कि 1 साल होने के बावजूद कैसे कोई कर सकता है। पर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया था कि हम कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ डाउट खुद पे कभी नहीं रहा था। और वही बात मुझे लगता है मेडिकल और यूपीएससी में भी वही रही। मेडिकल में आने के बाद जब आपने इस पढ़ाई को किया, दुनिया की कठिनतम पढ़ाई में से एक मेडिकल की पढ़ाई है, इसके बाद ये सपना क्या दिल्ली में पनपा, या कैसे ये विचार आया कि अखिल भारतीय सेवा में जाना है? मैंने जैसे बताया, मेरे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी था। मेरे दादाजी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे, वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में रिटायर हुए। उनका एक बचपन से एक थोड़ा सा मन पे ये था, और नाना जी भी मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में रहे। मेरे पिताजी है, मेरे जो अंकल है, वो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एमडी के रूप में रहे थे। तो घर में उनकी जनरेशन था कि गवर्नमेंट सर्विस का एक होल्ड था। पर कोई यूपीएससी क्रैक कर पाएगा कि इसके बारे में वो भी डाउटफुल थे, और मैं खुद भी इतना श्योर नहीं रहता, क्योंकि बहुत कठिन एग्ज़ाम है और हम ये कैसे कर पाएंगे, ये डाउट होता है।
जब मेडिकल में वहाँ मैं मुंबई में गया, उसका भी एक्सपोजर बहुत डिफरेंट था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोगों से सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। तब हमारे ही बैकग्राउंड से आने वाले, रूरल बैकग्राउंड से कुछ लोग आते हैं, कुछ नॉर्मल ऐसे ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, वो जो सीनियर्स हमने देखे, जो एग्ज़ाम्स क्रैक किया, कुछ डॉक्टर्स ने, हमारे सीनियर्स ने, कुछ लोग सीनियर डॉक्टर्स बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे, तो उनको देख के मोटिवेशन काफ़ी रहा। तो उनको जो देख के मोटिवेशन रहा, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये एग्ज़ाम हम भी अगर पढ़ाई कर ले तो ये किसी की मोनोपोली नहीं है, तो हम भी इसमें कर सकते हैं परफॉर्म। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है तब मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद ही आया। तो जब मैं फाइनल ईयर जैसे ही ख़त्म हो रहा था, तब मैंने डिसीजन इंटर्नशिप में लिया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। तो इसीलिए मैंने कोचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं की थी, तो मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं पुणे में ही शिफ्ट हो गया और मैं सेल्फ स्टडी मैंने पुणे में करी। उस दौरान ज्ञान प्रबोधिनी करके वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एक एनजीओ है, उनके मैं रीडिंग रूम में भी था, उनसे भी मुझे, जो सीनियर्स वहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे, उनसे गाइडेंस मिला। तो मुझे लगता है कि उस दौरान बहुत सारे अच्छे लोगों के संपर्क में आने से एक अच्छी दिशा में क्या होगा। सब्जेक्ट्स रहे आपके यूपीएससी में? मेरा मेडिकल साइंस ही ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उसी में मैंने पढ़ाई की, इसलिए मुझे ज़्यादा कोचिंग और ट्यूशन्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ी समहाउ। तो मैं उसी में मैंने चूज़ किया था। आप किस अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली? मैं तीसरा अटेम्प्ट मेरा रहा जब मेरा सिलेक्शन हुआ। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तब मैंने पहला अटेम्प्ट इमीडिएटली दिया था। उसके बाद मैं इंटरव्यू में था। 2015 में मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो एग्ज़ाम है, उसमें मैं असिस्टेंट कमांडेंट भी हुआ था बीएसएफ में। और तब मैंने इंटरव्यू यूपीएससी का भी दिया था, सिविल्स का। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सिविल्स का इंटरव्यू देके मुझे ये रैंक भी मिला था। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपको देख के लगता है कि आपके मन में कभी खुद के प्रति अविश्वास नहीं रहा होगा, जैसा आपने हमें बताया भी। लेकिन जब 2 अटेम्प्ट में आपको ऐसा लगा कि नहीं हुआ है और नतीजे ऐसे रहे कि, हालांकि नहीं हुआ है कहना ठीक नहीं होगा, जैसा आपने बताया कि सक्सेस तो रही, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर आप जा रहे थे वहाँ नहीं रही थी। तो कुछ मन में विचलन आया क्या? कुछ डर भी था, कुछ चिंता और चुनौती भी आई कि मैंने मेडिकल भी छोड़ दिया है, इधर भी जो मैं चाहता हूँ वैसा कुछ अभी तक नहीं मिला है, 2 अटेम्प्ट कर चुका हूँ? वैसा तो नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा प्री का सिलेक्शन हो गया था। मैंने मेंस एग्जामिनेशन दी थी, मेंस का भी मेरा ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस ठीक रहा था। इंटरव्यू कॉल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 8-10 मार्क्स से छूटा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा कुछ नो लॉस वाले स्ट्रेटेजी पे था, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला और कॉन्फिडेंस आया कि इस पढ़ाई पर भी मैं इस लेवल तक गया। नेक्स्ट इसमें मैं जब गया तो मैंने इंटरव्यू भी दिया, तब मेरा फाइनल रैंक कुछ 8 मार्क्स से मिस हुआ था। और उस साल मेरा सीएपीएफ का यूपीएससी में 73 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये था कि मेरा रैंक भी आया है। दूसरा, मैंने इंटरव्यू दिया पर थोड़े से मार्जिन से मेरा रैंक रह गया। उसमें ज़रूर गलतियाँ थी जो मेरी रिपीट हुई। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एक्सक्लूसिवली फोकस किया कि क्या क्या मैं एरर्स कर रहा हूँ और जो करेक्ट कर सकता हूँ। और करेक्ट करके मुझे लगा कि मेरा रैंक करेक्शंस भी फिर हो गया और सक्सेसफुल रहा फाइनली। ये हमें बताइए कि जैसा आपने 2-3 बार हमसे बातचीत में कहा कि रूरल बैकग्राउंड से आने वाले आप एक युवा रहे, जो मेन स्ट्रीम में आए, मुंबई में आए, पुणे में रहे, फिर आपने यूपीएससी क्रैक किया। हम छोटे शहर से, मैं भी एक छोटे शहर से ही निकल कर, और रूरल बैकग्राउंड तो नहीं रहा, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हम छोटे शहर से आने वाले या रूरल बैकग्राउंड से आने वाले जो युवा होते हैं, वो अपनी अंग्रेज़ी को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। जब हाईवे पर आते हैं तब वो अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। वो उतने बेफिक्र और उतने बिंदास नहीं होते हैं जितने मेट्रोज़ के युवा होते हैं, लड़के और लड़की होते हैं। और ख़ास तौर से लड़कियां हम में बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा करती हैं। मेट्रो की जो लड़कियां हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि हम इनके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या आपके मन में भी कुछ झिझक रही इनिशियली, या रही तो आपने कैसे ओवरकम किया, और नहीं रही तो उससे निपटने के लिए मंत्र क्या रहा आपका? ज़रूर, मतलब ये झिझक तो थी कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, फैक्टर आज के दौर में होता है, जिसकी वजह से वो डिवीज़न जो है वो इंग्लिश के बेस पे होता है। जब मैं एडमिशन लेने गया था, मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे। तो मुंबई में बहुत सारे लोग उसमें आते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो जब मैं एडमिशन के दौरान ही, मेरी एक कलीग थी वहाँ पर,
तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उनका पूरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में था, और जब उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे तो मेरे आंसर सिर्फ यस और नो में ही थे। तो कई बार ये होता है ना कि हम सही बोलेंगे, हमारे इंग्लिश सही रहेगी या नहीं, ये डाउट को ये बहुत डाउट रहता है। रहता है और और ये इसीलिए मेरा नहीं हाँ, था, मेरे बिल्कुल साथ सही साथ कह रहे हैं बहुत आप, सारे हम जो आ रहे थे बच्चे, वो सबके इसमें रहते थे, सब हॉस्टल्स में रहते थे। तो वहाँ क्लियर कट थोड़ा सा आपने जैसे बताया ऐसे डिवीजन रहता है, मेट्रो से आने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, फिर बाद में ही होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी जो टेस्ट है वो आपके नॉलेज पे है, वो आपके हार्ड वर्क पे है। तो ये बाकी लैंग्वेज का हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। आपको लोग वैल्यू करेंगे या आपकी अहमियत समझेंगे आपके नॉलेज के बेस पे, आपके हार्ड वर्क के बेस पे, ना कि आपके लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे। पर ऑब्वियसली वो भी हमारा डे बाय डे इम्प्रूव हुआ, ईयर बाय ईयर हम इम्प्रूव हो गए, पर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता गया जब हमारा परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में अच्छा होता रहा और बाकी एक्टिविटीज़ में भी। तो एक कॉन्फिडेंस मुझे लगता है उसी इससे आया। तो एक मंत्र ये भी है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कैसी अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये दरअसल हमारा ही कॉन्फिडेंस की कमी है, और हमें ही लगता है कि पूरी दुनिया हमारे अंग्रेज़ी बोलने के तरीके पर निगाह रखे हुए है और वो हमारी गलती पकड़ रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग चाहते लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं और वो कई बार आपको बहुत क्यूट समझ सकते हैं, लेकिन आप इतने डरे होते हैं कि आप या डेफिनेटली आई विल, या यस यस, नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसी अंग्रेज़ी के बाद आप एक बड़ी हीन भावना अपनी पीठ पे लाद के घर ले जाते हैं कि मेरा तो कन्वर्सेशन ज़ीरो रहा। सिलेक्शन के बाद जब आप आए, पहले मैं आपके व्यक्तित्व के एक और बड़े इंपॉर्टेंट पक्ष की तरफ आना चाहूँगा। इतना ठहराव कैसे? आप योगा टीचर हैं, आपकी मदर, क्या योग आप भी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, और क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रुझान है? इतना बैलेंस, 7 साल की नौकरी छोटी नहीं होती, और एक आईएएस 7 साल का, और अभी भी ऐसा ही है जैसे अभी आप अटेम्प्ट ही कर रहे हैं आईएएस। नहीं मतलब ये होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अब एक थोड़ा सा मुझे एक पर्सनली लगता है कि पद और पोस्ट ये जो चीज़ें हैं बहुत टेम्पररी है, जितना मैंने रियलाइज़ किया है इतने दिनों में। जी, जब आप उस पोस्ट पर रहते हैं सब लोग आपको वैल्यू करेंगे, पर उसके बाद लोग आपकी इज्जत तभी करते हैं जब आपका वैसा बर्ताव रहा होगा या इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके वैसे रहे होंगे। तो ये मुझे पता है कि ये टेम्पररी है, कहीं ना कभी ये मेरा छूटना है। ये पद भी है, ये पोस्ट भी है, सब जगह ये टेम्पररी है। तो मुझे लगता है कि बहुत उसका अहम ना बरतते हुए जो चीज़ें हैं वो हम्बली एक्सेप्ट करना और उस दिशा में चलना। और यही चीज़ मैंने बचपन से मेरे पेरेंट्स से सीखी भी है कि बहुत उसका ये नहीं करना चाहिए कि मैं अभी हूँ, मैं आईएएस हूँ, ठीक है, ये हूँ वो सब चीज़ें होती हैं, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो अपने साथ हमारी फैमिली रहती है, अपने जो फ्रेंड्स है, जो भी इस दौरान आपने लोग जोड़े हैं वो साथ में रहेंगे, बाकी चीज़ तो टेम्पररी होगी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सीखा है। दूसरा, स्पोर्ट्स में मैं पहले से रहा हूँ, कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे रहा है। योगा जैसे आपने बताया मदर की, इसमें से वो इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है, पर स्पोर्ट्स की वजह से भी एक मुझे लगता है कि पर्सनालिटी में या ओवरऑल जो पेशेंस है वो भी लेवल, आपका टेम्परामेंट क्या बहुत। खेलते रहे आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मुंबई में था तो तब से क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा ये रहा अटैचमेंट। मुंबई जैसे क्रिकेट का होम टाउन माना जाता है, तो एक उस वजह से भी। और बाकी भी मैंने बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, मतलब ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स में मेरा ये रुझान रहा है। बहुत बड़ा मंत्र आपने दिया कि नथिंग इज़ परमानेंट, ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, पद तो ख़ास तौर पर। और अगर उस पद की वजह से हमारे पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा चेंज हो जाता है विच इज़ नोटिसेबल, कि लोग कहते हैं कि साहब ये पद की वजह से इनका व्यवहार बदल गया, तो भाई साहब बड़ी कठिनाई है आगे जाके। ये तय मानिए एक दिन वो नहीं रहेगा, वन फाइन मॉर्निंग आप पाते हैं कि अब वो नहीं है। हाँ, ये बताइए कि कुछ मित्रों ने भी सलाह दी जब आप ऐसे रहे, तो बोले सौरभ बहुत शरीफ हो, बहुत सरल हो, थोड़ा सा चेंज करो यार, एटीट्यूड में तो रहना चाहिए, दुनिया बहुत नहीं तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। जी ज़रूर। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, मतलब अभी से नहीं, मेरे स्कूल टाइम से ही काफ़ी, अभी भी बहुत अटैच्ड है। साल में एक आध बार हम ज़रूर कहीं प्लान करते कि बाहर जाए, सबके सब स्कूल के अभी तक के फ्रेंड्स मेरे, कॉलेज के मेरे ग्रुप अभी भी है, सर्विस में तो है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आपके जैसा फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत अच्छी तरह से आपको डायरेक्ट करता है। गलतियां है तो कान खींचने वाले, और यस अच्छा किया तो प्रमोट करने वाले, ऐसे बिल्कुल फ्रेंड ठीक है। सर्कल मेरा अभी हाँ तक रहा है।
तो ज़रूर एक बार आईएएस होने के बाद में जो आपके स्कूल वाले और सभी लोगों ने एक वो ऑरा देखा होता है कि एक बड़ा डिफरेंट ये हो जाता है पर्सनैलिटी, तब उनका तो हमेशा रहता है कि नहीं हमारा तो सौरभ यार तुम तो आईएएस बन गए हो, पर अभी भी हमारे फ़ोन उठा लेते हो, कुछ काम वाम नहीं करते हो क्या? कि मतलब इस तरह के भी जी दोस्त जी जी रहते हैं हमारे जी। कि जो एक थोड़ा लेक पुलिक टाइप का भी होता है, सभी होता है। पर अल्टीमेटली वो यही रियलाइज़ कर दिया कि यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि ये होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जैसे हम नॉर्मली थे इतने दिनों से, अभी भी वैसे ही है रिलेशन सबके साथ में। बहुत खूबसूरत बात है। आपकी जीवन संगिनी जो है वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो ये लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग रही, या दोनों का मिश्रित स्वरूप रहा? मिश्रित स्वरूप कहूँगा। एक मतलब हमारी मुलाकात जो हुई थी वो डॉक्टर अभय बंग है गढ़चिरौली में, जिनका काम है सर्च एनजीओ है उनकी। तो वहाँ एक सेमिनार्स उनके होते हैं, सालाना 3 सेमिनार्स होते हैं, वहाँ सिलेक्शंस होते हैं कि आप आपके जो भी फील्ड है उसमें आप कैसे डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसका सिलेक्शन मेरा भी हुआ था, मेडिकल स्ट्रीम से बहुत सारे हमारे कॉलेजेस के लोग जाते थे वहाँ पर, और उनका भी हुआ था, तो हमारी मुलाकात वहीं पर हुई थी। और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कई बार वैल्यूज़ अगर सेम रहे हमारे, कि हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो इस वजह से एक थोड़ा सा हमारा कॉमन ये है कि ठीक है, एक कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ है, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए थोड़ा सा जो अर्ज होती है वो दोनों में है, फैमिलीज़ दोनों की थोड़ा सेटल है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच हुई थी, और दोनों की फैमिलीज़ भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हुई। इसके बाद हमारी मैरिज हुई थी। आगे कैसा सपना आप देखते हैं जीवन का, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? एक बहुत सिंपल, एक बहुत ही अपराइट, और जो जितना अपनी ज़रूरतों को लेकर कम रखता है अपनी ज़रूरतों को, वो अपने प्रिंसिपल से दाएं बाएं जनरली नहीं होता। तो कैसे आगे का जीवन का सपना देखते हैं? तो चाहूँगा यही कि जिस वैल्यूज़ पे अभी तक चलता आया हूँ उसी वैल्यूज़ पे आगे भी बढ़ता रहूँगा, और उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी एक थॉट के साथ कि हम किस चीज़ को लेकर सर्विस में आए थे वो अगर कंटिन्यू कर पाऊँगा अगले 10-15 साल में, तो मुझे लगता है थोड़ा वर्थ रहेगा सर्विस में आने का। निश्चित तौर पर। और आपकी एक पढ़ाई आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, मेडिकल की पढ़ाई, जिसके ज़रिए आप मानवता की सेवा हमेशा कर सकते हैं, और इस प्रोफेशन में रहते हुए भी आप इसको हमेशा जीवित रख सकते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे ऑफिसर्स जब भी इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं तो मेरा विश्वास बहुत मजबूत होता है युवा पीढ़ी पर भी, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सिस्टम से ट्रेनिंग भी भारत में चल रही है, पेरेंटिंग भी अच्छी है। जिन सीनियर ऑफिसर्स ने आपको दीक्षित किया है, उन्होंने भी आप में अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए देता हूँ। ये थे सौरभ सोनवणे जी, जो कि 2017 बैच के मध्य प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अफसरनामा में अगली बार एक और अधिकारी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।